मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में से चौथे अध्याय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन कराऊंगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद सन 1721 ईस्वी से चालू हुआ, जब वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन 1878 में लॉर्ड बीकनसफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया। प्रधानमंत्री का पद औपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। इसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के नाम से मिलता है, या राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता, इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर निर्भर हैं। महत्वपूर्ण पद। इंग्लैंड के शासन सूत्र सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मॉरले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक, किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हार्डकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जेनिक्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। रैमजे ने लिखा है, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तु स्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के बाद लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। सन 1916 तथा 1931 में ऐसा ही हुआ था। दोनों समय साझा सरकारें बनी थी और राजा को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री एस्क्विथ के त्यागपत्र के बाद राजा ने बोनरलो को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था। बोनरलो लोक सदन में दूसरे बड़े दल का नेता था। बाद में लॉर्ड जॉर्ज को प्रधानमंत्री उसी अवस्था में बनाया गया जब लॉ ने इनकार कर दिया। सन 1931 में इसी प्रकार राजा ने अल्पमत दल के नेता मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया और सदन में उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए। राजा ने यहाँ स्पष्ट स्वविवेक का प्रयोग किया था। प्रोफेसर लास्की ने उसे राजमहल की क्रांति कहा था। इसी प्रकार सन 1957 में
ईडन के त्यागपत्र देने पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री बनाने में महारानी एलिजाबेथ का काफ़ी हाथ था। सन 1963 में लॉर्ड होम को प्रधानमंत्री बनाने में भी महारानी का हाथ था। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सन 1902 से कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से ही होती आई है। प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार निम्न हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल का जो भी सूची सम्राट को दे दी जाती है उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का भी ध्यान रखता है और मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है। उसे अपने दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखना होता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। लास्की ने ठीक ही कहा है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और उसका अंत निर्भर करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करके विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है। वह सबको एक सूत्र में बांधकर उनमें आपसी सहयोग बनाए रखता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बिठाता है। मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा का महत्व वस्तुतः पर्याप्त है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच में कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। सम्राट को परामर्श देना। प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है। लोक सदन का नेता। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन का नेता होने के कारण वह अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर प्रधानमंत्री को ही घोषणाएं करनी पड़ती हैं। संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन कराने का अधिकार है। शासन का संचालन। वास्तविक रूप से शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वह शासन का मुखिया है। सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधि।
सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। वह देश का प्रतिनिधि तथा नेता होता है। दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के सदन में ही दल का नेतृत्व करता है, बल्कि देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व करता है। अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है और यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्यवाही करके उस सदस्य को उचित दंड दे सकता है। इसी प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद में ही दल का नेता स्वीकारा जाता है, बल्कि संपूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही काम करते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद होने वाले आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया गया था, चर्चिल या लाश की। इस दृष्टि से दल प्रधानमंत्री का ऋणी रहता है और प्राय उसके मार्गदर्शन में कार्य करना पसंद करता है। नियुक्तियां। सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं। संकटकालीन शक्तियां। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया। क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहना उपयुक्त होगा? लॉर्ड मॉर्ले का कथन है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री प्राय तानाशाह बन जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर अपनी पार्टी का, संसद का, मंत्रियों का, संविधान का नियंत्रण रहता है और बाकी उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह अपनी शक्तियों को कितना काम में लाता है। रैमजे म्योर का मत है कि प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहना गलत है। वास्तव में उसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि अपने साथियों से बहुत बढ़कर उसे अधिनायक कहा जा सकता है, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहना ठीक नहीं है। आयनर ने अनुसार इतना शक्तिशाली होने के उपरांत भी प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं है। वह इतना मूर्धन्य विद्वान नहीं है कि उसे चुनौती न दी जा सके। हर्बर्ट मॉरिसन के मतानुसार प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहा जाना उसकी स्थिति को कम समझना है। उसका कथन है कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का मूल्यांकन वास्तविकता से कुछ कम है। समकक्षों में प्रथम उसकी स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता। नक्षत्रों के बीच चंद्रमा प्रधानमंत्री की स्थिति का ठीक वर्णन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है। वह शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री की शक्ति व उसका महत्व जेनिंग्स ने कहा है, कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर, कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। उसका पद आवश्यक रूप से वही बनता है जो उसका अधिकारी उसे बनाना चाहता है। और रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टेन, डिज़रायली, पोलैंड, लॉर्ड जॉर्ज चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली थे, किंतु इसके विपरीत बॉल्डविन, एटली, विल्सन
जैसे प्रधानमंत्री दुर्बल थे, इसलिए कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर छा जाए अथवा वह अपने सहयोगी मंत्रियों से दब जाए, यह प्राय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। थैंक्स।